बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस के नावल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त एस के। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 10। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अक़ब में जहान नहीं था, वो कोई और था। दराज कद, कनपट्टियों और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकूश, टाइट गाउन में मलबूस नाइट गाउन में मलबूस वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो ऐन उसके सर पर आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो गुर्राए थे। बेख्तियार उसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े उनके हाथ को हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें? अपने मालिकों को बोलो, उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो ज़ोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। वो उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में चुभोकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो उसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी, वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो उसको गर्दन से दबोचे उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्दन से अटे संदूक में उसका सांस उखड़ने लगा था। छोड़े। धाड़ से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर औंधी झुकी हया को बाजू से पकड़ के पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगश्त उठाकर सख्ती से वो उन्हें तंबीह कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक घुसीली निगाह उस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानिंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले हौले काँप रही थी। वो फुप्पू का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींचती चली आ रही थी। फुप्पू परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निज़ाम मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है इन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंट्रल टेबल पर रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा, और इतनी शश्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ, फुप्पू परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया, बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फराक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढाँप गया। बाहर सर्दी थी, मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था।
नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे मोड़े। वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा सा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था, उससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानिब मुड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उड़ जाता तो पाजामे की तंग चूड़ियों में मुकीद टखने और पांव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस दिन मम्मी को ताना दे रही थी, हम पाकिस्तान नहीं आते। उफ, इतना झूठ। नहीं, वो गड़बड़ा गई, मगर वो सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। उस घर की उन्होंने ही खरीदी इस घर की उन्होंने ही खरीदी थी। उसके बाद में अब्बा ने उधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फौत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए और तभी वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया था। तभी तो उनका निकाह हुआ था, तो क्या वो बाखबर था? हया की खुशफहमियाँ। जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनन फानन तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स उनको बेच दिए थे जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। उनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। उनको सज़ाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालिदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया यकटिक उसे देखे गई। उसके घर में फूफू के शौहर का जिक्र कोई नहीं करता था। शायद दानिस्ता तौर पे ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पर मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की तरफ से सज़ा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सज़ाए मौत का खौफ उनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उस पर उनको माफ़ कर देना। वो मेरे बाप है और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह मेरा सर झुका देती है, मैं उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। उसके किसी किस्से में उसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में उसकी दास्तान ना थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खाकर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। शायद वो अभी सिर्फ तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खदीजा।
टॉली ने उन्हें उस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पे बैठी उसकी शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आए 8वां रोज था, और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सिम गई थी, मायूस लौट आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार न थे। जब डीजे खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। उनकी इस गुफ्तगू में मखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। वो दोनों झुककर नीचे देखने लगी, जहाँ टाली उनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ियों के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो साथ वाले ड्रोम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं, और ये कि उनको कोई मसला तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज की चाय कॉमन में उनके साथ पियो। वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालती वो हाथ हिलाकर बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद, डीजे ने कयास आराई की। बको मत, वो हमें सिर्फ मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पर कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो। डीजे बिदक उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाए ताकि वक्त पे पहुँच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें बुलाया है, हमें ही बुलाया है, या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं। हया ने शाने उचका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासिबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना उसका जुनून था। कपड़ों पे एक सिल्वर तक ना हो और मेकअप की एक लकीर ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे? ये तुर्की था और यहाँ पे सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतसिमुल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। उनके साथ 2 फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद वकार और नजीबुल्लाह जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए, मगर उन तीनों मेज़बानों ने अहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसिम उनमें ज़रा लंबा था। उसका नाम मोतसिमुल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसिम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह उन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मोतसिम उन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुतफ़िक ना था। वो फ्लर्टी नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और महज़्ज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कजिन्स उनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहान की बात और थी। उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पे फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया। फिर तो हमें उसे ट्रीट देनी चाहिए, डीजे सोचकर बोली। और गिफ्ट भी, हया को ख्याल आया। हम दोनों उसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहर में देखी है 130 लेरास की है। मोतसिम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज़ पे रखा। यानी कि पाकिस्तान रुपयों में? हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसिम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत और बेयकीनी से मोतसिम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, वो झींप कर मुस्कुराया। और मोतसिम का एक ही ख्वाब है कि वह मैथ्स में नोबेल प्राइज़ ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी देर बाद मोतसिम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायज़ा ले लेता था। हया कदरे
हया कदरे रुख मोड़कर मोतसिम की तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लीरास और 50 करश। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। उनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था, मगर मोतसिम उनसे रकम लेने पे मुतज़ब्ज़िब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सबसे इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवाहर के लिए निकल रहे थे। मोतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। उनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने उसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाए, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? उनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम उनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं? कभी नहीं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पीछे हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुला लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नथी हैंड्स फ्री कानों में लगा देते हुए बोली। जहर मिला के दूंगी तुम्हें। डीजे भुन्नाती हुई पैर पटक उठी। और अगर तुम चावलों पे आमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी और मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक उसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई, मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे हौले हौले पाँव झुलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्कदा ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी, जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती उसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। यह अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बालकोनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओ नहीं, उसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे उसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर कागज़ निकला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब भींच कर तनफ्फुर से वो तहरीर पढ़ी और ऊपर बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़ कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोतसिम को जा लगे थे और उससे टकराकर अब उसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोतसिम, वो शायद बेजारी से बमुश्किल जब्त करके बोली। मोतसिम को वजाहत देने का सोचकर ही उसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फिजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और उनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पे रखे, दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रुखाई से बोली। मोतसिम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए उसके चिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे भवें सुकड़े कागज़ को देख रहा था, चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें सबांजी में कोई तंग कर रहा है?
वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो, उसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मुरव्वत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था उसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करती हया रुकी। फिर पट फिर पट नीम वाह फिर पट नीम वाह किया और बालकोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोतजिम कागज़ के नीचे दाएं तरफ के किनारे पे उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने मेकानकी अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मेहर बंद था। मोतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींची। स्ट्रेस, लेमन, लाइम। वो मुतजब्जब सा हया को देखने गया। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पर लेमन का रस लगाया है। फिर उसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदम पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोतसिम कदरे झिझका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियां आमने सामने रखी और फिर टॉली की मेज़ पर चीज़ें उलट पलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में नींबू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ के दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और उनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फिलिस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज उन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। मोतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेइख्तियार कह उठी। मोतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हुर्फ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आर्प? अरब? कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिना अदायगी के दोनों तरीक़ों से हुर्फ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम? क्या आर्प कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोतसिम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मोतसिम को देखा, फिर मुस्काई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है, ये तुम बेहतर समझ सकती हो। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोतसिम। मोतसिम ने ज़रा सी सर को जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैप्चर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पे रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई। फिर बेख्तियार किसी मेकानकी अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पुष्ट पर वो 3 हुर्फ उतारे। ARP। ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दर्द से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। 1-2 पल मजीद गुजरे और ज़ोरदार ठाह की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वह अपनी हथेली की पुष्ट पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी। ARP। एपिसोड ठीक है, चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।